प्रीति, दिमाग खराब है तुम्हारा। लोग बड़े होते हैं, तुम छोटी होती जा रही हो। हाँ, हो गया दिमाग खराब मेरा। जब दिल की नहीं सुन रहे हैं तो दिमाग खराब होगा ही ना। प्रीति अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। सत्यम उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए कहता है, खबरदार, जो तुमने कुछ भी किया तो। प्रीति ने अपने हाथ को सत्यम से छुड़ाया और बोली, तो कहिए, आप मुझसे शादी करेंगे? प्रीति, बड़े बात कर चुके हैं। अब मैं और तुम उस पर कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कैसे कुछ नहीं कर सकते? छोटे बच्चे हो क्या आप? ना मैं छोटी बच्ची हूँ, हम दोनों एडल्ट हैं। आपको अपनी फैमिली से बात करते हुए शर्म आती है, डर लगता है उनसे। सत्यम अजीब नज़रों से प्रीति को देखने लगता है। प्रीति अपने दोनों हाथों से बारी बारी अपने गाल पर बह रहे आंसू को पोंछते हुए कहती है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बात करूँगी, मैं अंकल आंटी को मना लूँगी, तो कहेंगे मैं सब करूँगी। प्रीति, शादी करना मेरा फ़ैसला होगा। सत्यम प्रीति को समझाते हुए बोला, तो सोचिए ना, मुझसे शादी करके आपको कितना फ़ायदा होगा। सत्यम अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, तुमसे शादी करके क्या फ़ायदा होगा? मुझे उल्टा एक बच्चे को सर पर बैठना पड़ेगा। प्रीति झट से बोली, बहुत फ़ायदे हैं। आपको अपना कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, सारे काम मैं करूँगी। जैसे कि तुम ऑफिस जाओगी, पापा का बिजनेस संभालोगे। नहीं, मैं आपके लिए खुद खाना बना कर लेकर आऊँगी। रोज़ आपके सोते वक्त आपके पैर दबाऊँगी और जब तक आप सोने जाओगे तब तक आपके बालों को सहलाते रहूँगी। मैं आपको बहुत प्यार करूँगी सत्यम। प्लीज़ मना कर दीजिए उस लड़की को देखने जाने से। प्रीति की इस बातों पर सत्यम को चेहरे पर मुस्कुराहट आई और सत्यम के उस चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर मानो प्रीति की उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने सत्यम के हाथ को अपने हाथों में लिया और उसे चूमते हुए बोली, आप जैसा कहोगे वैसा ही करूँगी। कभी आपसे लड़ाई नहीं करूँगी। आप कितना भी डांट लो, एक बार भी नहीं कहूँगी कि क्यों डांट रहे हो मुझे। उसने उसके चेहरे को अपने हाथ पर रखा और कहा, मारना चाहो तो मार भी लेना, पर अपने से दूर मत करना। प्लीज़ अपने से दूर मत करो। सत्यम प्रीति को खींचता है और उसे सीने से लगाते हुए बोला, काम डाउन प्रीति, काम डाउन। प्रीति सत्यम का सहारा पाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सत्यम ने अपने चेहरे को ऊपर किया और आसमान की तरफ देखने लगा। आंसू के बूंद उसकी आंखों से निकल गए। प्रीति का प्यार वो पहले भी महसूस करता था, पर ये पागलपन, ये दीवानगी, इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर के बाद उसने खुद को संभाला और प्रीति के सामने खड़ा करते हुए बोला, घर जाओ, बहुत लेट हो गया है। इतनी रात को, वह भी ऐसे कपड़े में, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। प्रीति ने अपने आप को देखा। वह इस वक्त अपने से छोटी सी ब्लैक शॉर्ट और रैबिट वाले शॉर्ट टॉप में थी। आप फिर भी जाओगे उसे देखने? प्रीति उदासी होकर बोली, 48 मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकता प्रीति। आई एम सॉरी कहकर उसने प्रीति का हाथ पकड़ा, उसे अपने साथ खींचते हुए आगे बढ़ने लगा। प्रीति रोते हुए अपने प्यार की दुहाई देती रही। सत्यम का चेहरा कठोर हो चुका था, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रीति को टूटे हुए अब देख भी नहीं पा रहा था। इसलिए उसने अपने पलट कर एक बार भी प्रीति की ओर नहीं देखा। उसने डोर को ओपन किया। सिक्योरिटी गार्ड वहीं खड़ा था। वह झट से दौड़ कर आया। कहाँ रहते हो तुम लोग? जब इतनी रात को बाहर निकली, रोका क्यों नहीं? सत्यम ने गर्द को डांट लगाई। सिक्योरिटी गार्ड सर झुकाते हुए बोला, हम नौकर हैं, मालिक को कैसे रोक सकते हैं? सत्यम प्रीति की ओर देखते हुए बोला, अपने कमरे में जाना। और फिर सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखकर बोला, जब तक कमरे में नहीं जाती इस पर नज़र रखोगे। उसने मेन डोर को बंद किया और अपने घर की ओर आ गया। प्रीति घर आकर अपने कमरे में जाकर सुबक कर रोते बार बार सत्यम का नंबर डायल करती रही। सत्यम ने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ किया था। प्रीति को कार्तिक का ख्याल आया। अपने फ़ोन को घूरते हुए बोली, कुत्ता जब मुझे ज़रूरत होती है कभी साथ नहीं देता। कार्तिक इस वक्त पुणे किसी मीटिंग के लिए गया हुआ था और इसलिए कार्तिक को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ना चाहते हुए भी प्रीति ने कार्तिक को फ़ोन डायल किया। कुत्ता, क्या कर रहा है तू वहाँ पर? तो जैसे चुड़ैल से बचने के लिए आया हूँ। नींद में भी कार्तिक बड़बड़ाया, तू आ तो सारा खून ना पी लिया तेरा?
तो देख लेना। प्रीति गुस्से से बोली। क्या हुआ, सचमुच की चुड़ैल बनकर घूम रही है? कार्तिक बोला। तेरी ज़रूरत है मुझे, प्रीति बोली। कार्तिक ने मोबाइल कान से हटाया और टाइम देखा। रात के 1 बज रहे हैं। इस वक्त तुझे क्या काम आ गया? कार्तिक अलसाई आवाज़ में बोला। रात को 1 बजे कुत्ते भौंकते हैं ना, तो तू कुत्ता है तो आजा भौंकने के लिए यहाँ पर। मोहल्ले के कुत्ते तुझे याद कर रहे हैं। देख, लड़ने के लिए फ़ोन कर रही है तो फ़ोन रख। सच में आज मीटिंग में दिमाग ख़राब हुआ है, सोना चाहता हूँ। ठीक है, कर ले अपना दिमाग शांत। और भूल जाना कि तेरी कोई प्रीति दोस्त भी थी, कल मिलेगी नहीं तुझे। प्रीति मेरा दिमाग ख़राब कर रही है, इधर मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है और तुझे तेरे दिमाग की पड़ी है। देख, तू पहेलियों में बात करती है, मैं कैसे समझूं? कार्तिक उठकर बैठते हुए बोला। जब मर जा वहीं पर, मैं यहाँ मरती हूँ, तू वहाँ मर, कहकर प्रीति ने फ़ोन कट किया और बिस्तर पर फ़ोन फेंक फिर से रोते हुए लेट गई। जाने किस पहर में सोई होगी। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने अपना फ़ोन हाथ में लिया। कार्तिक के 150 से ज़्यादा मिस कॉल थे। उसे याद आया, रात को कार्तिक ने उससे झगड़ा किया था और ज़रूर कार्तिक उसके बाद उसे फ़ोन कर रहा होगा और वह उतने गुस्से में थी कि उसने कार्तिक को कॉल बैक भी नहीं किया और अपनी गैलरी से झांककर सत्यम की गैलरी की तरफ देखने लगी। गैलरी में कोई नहीं था। प्रीति ने समय देखा, सुबह के 8 बज रहे थे। अब तक तो एक्सरसाइज करके चले भी गए होंगे और सोना था ना मुझे गधे घोड़े बेचकर, कहकर प्रीति ने अपने पैर को आगे ग्रिल पर मारा और फिर उसे खुद के पैर में दर्द महसूस हुआ तो लंगड़ाती हुई अपने बेड पर आकर बैठ गई। प्रीति नहा रही थी और नहाते नहाते भी वह यही सोच रही थी कि कैसे सत्यम को मनाए कि वह उस लड़की को देखने जाने से मना कर दे, या अगर देख कर भी आए तो कह दे कि उसे लड़की पसंद नहीं। वह नहाकर अभी अपने बालों को सुखाते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी जब उसकी छोटी बहन आकर बोली। क्या हुआ तुम्हें दीदी? आज भाई का बर्थडे है, तुम एक बार भी उन्हें विश करने के लिए नीचे नहीं आए। अब जाकर प्रीति को याद आया कि आज उसके भाई का जन्मदिन था और वह हर साल अपने भाई के साथ मंदिर जाती थी। उसने सर पर अपने हाथों से मारते हुए प्रीति बोली, तुम लोग तैयार हो गए क्या? हाँ, तुम ही नहीं हुई हो, कहकर नीति ने प्रीति के बालों को छुआ। बस मैं तुरंत तैयार होकर आती हूँ। पूजा की थाली माँ को बोलना तैयार कर ले। प्रीति जल्दी जल्दी अपना सलवार सूट निकालती है और तैयार हो जाती है। पता नहीं क्या सोचते हुए उसका मन किया कि एक बार झाँक कर देख ले कि सत्यम घर से निकल गया क्या। वह फिर से गैलरी में गई। प्रीति की गैलरी से सत्यम के घर साफ साफ नजर आता था। उनका पार्किंग एरिया, गार्डन, सत्यम का कमरा, कार्तिक का कमरा, यहाँ तक कि उनके हॉल का कुछ हिस्सा भी नजर आता था। प्रीति ने देखा, सभी बन ठन कर घर से निकल रहे थे। सभी एक एक करके अपने अपनी गाड़ी में बैठे निकल रहे थे। प्रीति की नज़र सत्यम पर पड़ी। वाइट कलर का कुर्ता पजामा और उस पर ब्लैक कलर का जैकेट की तरह पहने हुए सत्यम एकदम सजीला नौजवान लग रहा था। प्रीति अपने दोनों हाथों को बढ़ाते हुए गोल घुमाकर उसे अपने माथे से लगाकर सत्यम की नज़र उतारते हुए बोली, हाय कितना सोना लग रहा है, कितना बन ठन कर जा रहे हैं। वह लड़की तो तुरंत पसंद कर लेगी इन्हें, फिर मेरा क्या होगा? उसने कुछ पल के लिए सत्यम को देखकर कुछ सोचा और उसके दिमाग की बत्ती जली। एक काम करती हूँ, जाकर उन लोगों की गाड़ी के आगे खड़ी हो जाती हूँ, फिर तो मुझसे पूछेंगे ही कि क्या हुआ। बस मैं फिर बता दूँगी कि मैं सत्यम जी से प्यार करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ। अपने ही आप तारीफ़ करते हुए प्रीति अपना दुपट्टा हाथ में संभालती है और अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसका कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। एक फ्लोर नीचे आते आते उसने दाएं बाएं कुछ नहीं देखा, बस भागती हुई नीचे आई और सीधे घर से बाहर निकल गई। प्रीति का भाई नीरज, जो यह सोच रहा था कि वह उसे जन्मदिन की बधाई देने आ रही है, वो उठकर खड़ा ही हुआ था कि प्रीति उसके आगे से भागती हुई बाहर चली गई। नीरज हैरानी से देखता ही रह गया। प्रीति अपने घर से निकलकर अपना पार्किंग और गार्डन एरिया पार करके
जब तक रोड तक आती तब तक सारी गाड़ियां जा चुकी थी। उसके सामने से अभी अभी सत्यम की कार गुजरी थी। सत्यम खुद ड्राइव कर रहा था। यह भी देखा प्रीति ने। उसका मन किया कि एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसे कार पर मार दे, पर वह भी करने के लिए वह लेट हो चुकी थी। वह घूमकर वापस अपने घर आ गई। उसने कदम घर के अंदर रखते ही नीरज अपने कमर पर हाथ रखे इसको देख रहा था। अपने भाई को देखते ही प्रीति को याद आया कि उसने अपने भाई को अब तक जन्मदिन की मुबारक नहीं दी। वो दौड़ते हुए आई और नीरज के गले से लगाते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे भाई नीरज। उसके माथे को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ है तुझे? तू ना तो मुझे जन्मदिन की बधाई देने में लेट हो गई, बल्कि आज कुछ बदली बदली लग रही है। कुछ नहीं भाई, बस आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। नीरज उसे हाथ से पकड़कर सोफे पर बिठाता है। तब तक प्रीति की माँ आवाज़ देते हुए कहती है, प्रीति बेटा, जा मंदिर के प्रसाद तू ही बनाती है ना, जल्दी से बना दे। प्रीति उठकर किचन की ओर चली जाती है। आज उसका मन किसी काम में भी नहीं लग रहा था। वह थी तो अपने परिवार के साथ, पर उनके साथ होकर भी वह उनके साथ नहीं थी। उसे प्रसाद बनाया और थोड़ी सी अपने घर के मंदिर में भोग लगाने के लिए एक कटोरी में डालकर अपनी मम्मी के हाथों में दे दिया। बाकी प्रसाद एक बड़े से बर्तन में पैक कर लिया। तभी नीरज आते हुए बोला, माँ समय हो गया, आपकी तैयारी हुई कि नहीं? प्रीति अपने भाई और अपनी माँ को देखती है और फिर कहती है, मैं चेंज करके आती हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो गए। प्रीति की माँ उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, थोड़ा चेहरा भी सुधार लेना अपना, हरदम झल्ली बनी रहती है। माँ तुम भी ना। नीरज उसे कंधे पर हाथ रखकर उसे किचन से बाहर लाते हुए बोला, मेरा जन्मदिन है, मेरे लिए तो काम से कम काम कर ले। प्रीति मुस्कुराकर अपने भाई को देखती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। उसकी छोटी बहन ने पहले ही उसका कपड़ा निकाल कर बाहर रख दिया था। प्रीति चेंज करके आईने में अपने आप को देखती है और थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप भी करने लगती है। तभी उसे बाहर से नीचे टाइम लिविंग एरिया से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। अक्सर नीरज के दोस्त बर्थडे पर उससे मिलने के लिए आया करते हैं। प्रीति का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि नीरज के दोस्त जब भी आते थे घर का काम बढ़ा जाया करते थे। प्रीति चिढ़ते हुए नीति को देखकर बोली, भैया के दोस्तों को शाम को दिखाई नहीं देता क्या कि सुबह सुबह हमेशा आ जाया करते हैं जन्मदिन की बधाई देने के लिए? दीदी, सब जॉब करने वाले लोग हैं, अब सब अपने अपने काम पर जाएंगे। भैया का बर्थडे है, नेशनल हॉलीडे थोड़ी ना मिलता है। नीति की कमर पर हाथ रखकर कहती है, जा तू ही हैंडल कर, आज मेरा मन नहीं किसी की खातिरदारी करने का। नीति मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गई और प्रीति फिर से बिस्तर पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसती रही। नीति थोड़ी देर में ऊपर आई और बोली, तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। प्रीति अपना मुंह लटकाते हुए बोली, तुम और इतने सारे नौकर हैं, सब मिलकर उनको हैंडल नहीं कर सकते हो क्या? दीदी मैं क्या करूं, मुझे मम्मी ने कहा है कि तुम्हें बुला लाऊं। जाने दो, मैं कह देती हूँ तुम नहीं आ रही हो। कहकर जैसे ही आने लगी, प्रीति उसे रोकते हुए बोली, तो रुक, माँ को अच्छा नहीं लगेगा। भाई के जन्मदिन के दिन तो लोग आते हैं, भाई को भी बुरा लग जाएगा, मैं आती हूँ। कहकर प्रीति ने अपना दुपट्टा लिया और कमरे के बाहर आ गई। अपने सर को झुकाकर वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी कि तभी उसके कानों में सीता देवी की आवाज़ आई। उसने झट से अपने चेहरे को उठाया और लिविंग एरिया की ओर देखा। सामने सीता देवी, राम जी, दादा दादी, अरविंद, सत्यम सभी बैठे हुए थे। प्रीति के चेहरे पर इस वक्त खुशी और हैरानी दोनों थी। वह सत्यम को ही देखते हुए अपने सर को नीचे किए उतर रही थी। उसने मन में कहा, देख ली होगी लड़की, पसंद आ गई होगी, आए होंगे कहने के लिए शादी में ज़रूर आना। प्रीति को देखकर सीता देवी उठती है और प्रीति की तरफ बढ़ जाती है। प्रीति का हाथ पकड़कर 2 कदम आगे आई और प्रीति की माँ की तरह देखते हुए बोली, हम दोनों अच्छे पड़ोसी रहे, अच्छे सहेलियाँ भी बने, पर आज मैं कुछ मांगने आई हूँ तुमसे। प्रीति की माँ थोड़ी सी हैरान नज़रों से उन्हें देखती है। कपूर परिवार उनसे कहीं ज़्यादा संपन्न था, वो दे भी कह सकती थी उन्हें। सीता देवी बोली, सत्यम को तुमने बचपन से देखा है और मैंने प्रीति को। प्रीति हमारे घर में सबको पसंद है, खास करके सत्यम को
बहुत ज़्यादा। क्या तुम मेरी सत्यम के लिए अपनी प्रीति दोगी? उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि प्रीति की माँ चाह कर भी सत्यम के जैसा लड़का नहीं ढूंढ सकती थी। पड़ोसी होने के नाते वे सत्यम के सभी अच्छाई और बुराई सब कुछ जानती थी, और उन्हें पता था कि जिस लड़की की भी शादी सत्यम से होगी वह हमेशा खुश रहेगी। उन्होंने झट से आकर सीता देवी को अपने गले से लगाते हुए कहा, मैं तो चाहकर भी सत्यम के जैसा दामाद न ढूंढ पाती। यहाँ यह दोनों आपसे में बातें कर रही थीं, और यहाँ प्रीति के दिमाग का फ्यूज मानो उड़ गया था। कहाँ वह क्या सोचते सोचते यहाँ तक आई थी, और यहाँ आकर उसने क्या सुन लिया था। उसे सत्यम की ओर देखा। सत्यम उसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। प्रीति को कुछ मिनट लगे अपने दिल और दिमाग को पटरी पर लाते हुए, और फिर इस वक्त उसके घर में क्या हो रहा है उन सबको समझने के लिए। सत्यम प्रीति को भी इतनी अच्छी तरह से जानने लगा था कि उसे पता था कि प्रीति अभी क्या सोच रही है। और जब प्रीति को सब समझ आ गया तो अपने आंखों में चमक लिए सत्यम की ओर देखती है। सत्यम ने अपने चारों तरफ देखा और फिर अपने आप ब्लिंक कर दी। प्रीति झट से पलटी और अपने कमरे की तरफ भागी, क्योंकि इससे ज़्यादा तो वह खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी सत्यम उठकर खड़ा हुआ, अपनी मम्मी की तरफ देखने लगा। मम्मी ने उसके पापा की तरफ देखा, और फिर दोनों एक साथ प्रीति की माँ की ओर देखने लगते हैं। प्रीति की माँ भी उनकी बात को समझकर पीछे पलटकर सत्यम की तरफ देखते हुए बोली, तुम प्रीति से बात कर लो, अगर उसे कोई एतराज़ नहीं तो हमारे लिए तो एक खुशकिस्मती है कि तुम जैसा लड़का हमारे घर का दामाद बनेगा। सत्यम सबकी इजाज़त मिलने के बाद प्रीति की कमरे की ओर बढ़ा। शुरू में तो उसके कदम धीरे थे, क्योंकि पूरा परिवार इस वक्त लिविंग एरिया में ही था, पर सीढ़ियों तक आते आते उसके कदम अपने आप तेज हो गए। वह एक साथ दो सीढ़ियों को पार करता हुआ प्रीति के कमरे तक पहुंचा। दरवाज़ा खुला हुआ था। वह अंदर गया। उसे प्रीति दिखाई नहीं दी। वह चारों तरफ घूमता और प्रीति को ढूंढता। उससे पहले ही दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और सत्यम पीछे पलट गया। प्रीति दरवाजे से टिक कर खड़ी थी और सत्यम को ही देख रही थी। सत्यम उसे देखकर मुस्कुराया। प्रीति सत्यम की ओर दौड़ पड़ी। सत्यम थोड़ा सा झुकता है और उसे उसके कमर से पकड़कर अपनी गोद में उठा लेता है। प्रीति ने अपने चेहरे को सत्यम के गले में छुपाए हुए कहा, आप सब जानते थे ना, फिर भी मुझे नहीं बताया। सत्यम बिना कुछ बोले उसे यूं ही खड़ा था और महसूस कर सकता था कि प्रीति रो रही थी। शायद वह सत्यम को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। सत्यम ने उसे खड़ा किया, उसके पीठ और माथे को सहलाते हुए बोला, सब ठीक है प्रीति। प्रीति नाम में अपने सर हिलाते हुए यूं ही उसकी बाहों में रोती रही। उसके अंदर की फीलिंग्स अभी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस चीज़ के सपने वो इतने सालों से देखती आई थी वह इस वक्त सच हो रहा था। दोनों एक दूसरे को यूं ही गले लगे हुए खोए हुए थे कि खटाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और कार्तिक एंटर हुआ। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ प्रीति और सत्यम को एक दूसरे गले लगे थे। प्रीति ने सत्यम के गले से अपने सर को बाहर निकाला और दरवाजे की ओर देखा। सामने कार्तिक खड़ा था और उन दोनों को हैरानी से देख रहा था। फ़ोन कहाँ है तेरा? कार्तिक गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। प्रीति सत्यम से थोड़ा सा अलग होकर अपने कमरे में ही चारों तरफ नज़र घुमाते हुए बोली, यहीं कहीं होगा। क्यों, क्या हुआ? कार्तिक ने कमरे में हर जगह फ़ोन ढूंढने लगा। क्या हुआ बोलेगा? प्रीति ने फिर से पूछा। तो पहले ये बता, तेरा फ़ोन कहाँ है? प्रीति भी अब अपने फ़ोन को ढूंढती है और एक तकिए के नीचे उसे अपना फ़ोन मिल जाता है। प्रीति ने अपने फ़ोन अभी हाथ में ही उठाया था कि कार्तिक उसके हाथ से फ़ोन लेकर ज़मीन पर पटक देता है। ये क्या कर रहा है तू? कहते हुए प्रीति जैसे ही अपने फ़ोन को उठाती है, कार्तिक ने फिर से उसके हाथ से फ़ोन लिया और ज़मीन पर पटक दिया और अपने पैरों से उस मोबाइल के ऊपर अपने जूते की हील से मारते हुए बोला, जब कॉल उठाती नहीं है तो फ़ोन लेती क्यों है? आज के बाद तेरे हाथ में फ़ोन देखा तो कह रहा हूँ, जैसे इस फ़ोन की हालत कर रहा हूँ तेरी हालत करके रख दूँगा। प्रीति अपने सामने अपने उसे प्यारे से आईफोन को कार्तिक के जूते के नीचे कुचलते हुए देख रही थी। तू बताएगा तुझे क्या हुआ है? अपना दिमाग मैं पुणे में छोड़ आया हूँ, कहकर प्रीति ने कार्तिक को
थोड़ा पीछे धक्का दिया और अपने उसे फ़ोन को हाथ में लेकर कहा, हाय मेरा पहला आईफ़ोन, इसे तो रिपेयर भी नहीं करा पा सकती हूँ। इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी फ़ोन की। प्रीति गुस्से से उस मोबाइल को कार्तिक पर फेंकते हुए बोली, तू सचमुच एक कुत्ता ही है, तू मुझसे बात मत करना, चल निकल मेरे कमरे से बाहर। कहकर प्रीति ने दरवाजे के बाहर उंगली से पॉइंट कर दिया। कार्तिक अपना फ़ोन निकालकर कुछ करता है और फिर प्रीति की तरफ देखते हुए कहता है, 240 फ़ोन कर चुका हूँ तुझे कल रात से, एक कॉल नहीं रिसीव किया तूने। तुझे पता है पुणे से यहाँ तक किसी हालत में ड्राइव करके आया हूँ। रात को जब बात हुआ क्या कह रही थी, मरना है, परेशान हूँ। प्रीति के सर पर अपनी उंगली से 2 बार टैप करते हुए कार्तिक कहता है, इस खोपड़ी से जब बात निकलती है तो समझ में आता है, सामने वाला सुनेगा तो क्या समझेगा। मैं सच में रात में बहुत परेशान थी। प्रीति एकदम रुआसी होकर कार्तिक को देखकर बोली। कार्तिक उसके गले को पीछे से पकड़कर खींचता है और अपने गले लगा लेता है। वो खुद परेशान था। वह उसे गले से लगाते हुए बोला, तुझे पता है किन किन ख्यालों से पूरे रास्ते ड्राइव करके आया हूँ मैं। तूने मेरा फ़ोन तोड़ दिया। प्रीति रोते हुए बोली, मैं नया दिला दूंगा। कहकर कार्तिक रोते हुए प्रीति को शांत करवाता है। वह खुद भी इस वक्त अपने अंदर के डर से लड़ रहा था। कल जब प्रीति ने परेशानी से मरने मारने की बात कर रही थी, तभी से ही प्रीति को कॉल लग रहा था, पर प्रीति ने फ़ोन नहीं उठाया। जल्दबाजी में कोई फ़्लाइट न होने के कारण कार्तिक अपनी कार को ड्राइव करके जैसे तैसे आया था। वह पूरे रास्ते प्रीति को कॉल लगाता रहा, पर अपनी मुसीबत से लड़ रही प्रीति ना तो उसे अपने फ़ोन का होश रहा और ना ही इस बात का कि एक बार कार्तिक को फ़ोन करके बात कर लेती। सत्यम खड़ा उन दोनों को ही देख रहा था। बचपन से इन दोनों की दोस्ती ऐसी ही रही है, इसलिए कुछ भी उसे अजीब या जलन वाला नहीं लग रहा था। कार्तिक झट से प्रीति को अपने से अलग करते हुए बोला, तू अभी भाई के सीने से लगी थी, क्यों? कुछ नहीं। ओ, प्रीति बोल नहीं पा रही थी। क्या? मैं कार्तिक प्रीति को अपने कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने एक तरफ करता है और सत्यम की ओर देखते हुए कहता है, भाई क्या हुआ? सत्यम, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, अब थोड़ा सीरियस हो जाता है और कार्तिक को देखते हुए बोला, हम प्रीति को देखने आए थे। क्यों, देखा नहीं था आप लोगों ने इसे पहले? रोज़ आती है हमारे घर। प्रीति की तरफ घूमकर उसके माथे पर हाथ से मारते हुए बोला, तबीयत ठीक है ना तेरी? तूने भाई को गले लगाया? प्रीति चुपचाप सत्यम की ओर देख रही थी। कार्तिक प्रीति का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर नीचे आते हुए कहता है, तू चल, सब नीचे है, मैं तुझे दिखाता हूँ पुणे से तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। कार्तिक प्रीति का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है और सत्यम पीछे से मुस्कुराते हुए उतरता है। कार्तिक प्रीति को लेकर सोफे पर बैठे हुए बोला, क्या बात है, आज सब आप यहाँ पर? सीता देवी बोली, हमने सत्यम और प्रीति की शादी कर दी है। क्या? कार्तिक जो भी बैठा था चीखते हुए उठा और प्रीति की ओर देखते हुए बोला, तूने हाँ बोल दिया शादी के लिए? प्रीति को कार्तिक के सवाल पर शर्म भी आ रही थी और इस तरह बेशर्मों की तरह सबके सामने पूछ रहा था, इस बात पर गुस्सा भी आ रहा था। प्रीति अपना सर नीचे झुका लेती है। कार्तिक सत्यम की ओर पलटा, आपने तो मना कर दिया होगा ना? क्यों? मैं मना क्यों करूँगा? सत्यम जो भी कह रहा था खरे खरे जवाब दिया, मतलब आप प्रीति से शादी करेंगे? क्यों, क्या बुराई है प्रीति में? कोई बुराई नहीं है, इस दुनिया में इससे अच्छी लड़की है, लेकिन वह हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। प्रीति झट से उठकर खड़ी हो गई। कार्तिक की बात सुन उसने अपना हाथ कार्तिक के कंधे पर रखा। कार्तिक उसके हाथ को झटकते हुए बोला, मैं कुछ नहीं सुन रहा, ये मेरी दोस्त है और दोस्ती रहेगी। आप लोग प्लीज़ हमें रिश्ते में लाने की कोशिश मत कीजिए। राम जी खड़े होते हुए बोले, सत्यम और प्रीति पसंद करते हैं एक दूसरे को और हमें भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, तो बेहतर है तुम भी इसे स्वीकार करो। कार्तिक प्रीति की तरफ घूम कर बोला, इकोनॉमिक्स दिमाग में घुसा तो दिमाग कम हो गया। कार्तिक ऐसे कैसे बात करता है प्रीति से? सीता देवी बोली, देखा अभी बात हुई है शादी की तो इतना रोक टोक है, तू फ्रेंड है मेरी, भाभी क्यों बन रही है? कार्तिक प्रीति को देखते हुए कहता है। प्रीति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वह क्या कहे। वह इतनी बेशर्म भी नहीं थी कि दोनों परिवार के सामने अपने प्यार का इजहार चीख कर करती। प्रीति सत्यम की ओर देखती है। सत्यम प्रीति का बचाव करते हुए बोला, अगर प्रीति मेरी दोस्त है तो क्या,
कमी है मुझ में कि तू अपने दोस्त के साथ मुझे नहीं होने दे सकता। कार्तिक गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। कमी किसी में नहीं है, कमी सिर्फ इस बात में है कि मुझे प्रीति सिर्फ दोस्त के रूप में चाहिए, भाभी के रूप में नहीं। भाभी क्या और किसी भी रिश्ते में नहीं चाहिए, वो सिर्फ दोस्त है और ज़िंदगी भर दोस्त रहेगी। दादाजी खड़े होते हुए बोले, हाँ तो ठीक है, तो उसे दोस्ती समझ लेना। दादाजी समझ लेना और होने में फ़र्क होता है, और आप लोग इसे कैंसिल कर दीजिए। और प्रीति, तू अगर कुछ खिचड़ी पका रही है अपने दिमाग में, उसे उतार देना, क्योंकि ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगा। कहकर कार्तिक प्रीति के घर से बाहर निकल आया। प्रीति हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। उसने तो एक पल को भी नहीं सोचा था कि कार्तिक इस तरीके से रिएक्ट करेगा, बल्कि कार्तिक तो उसके प्लान का हिस्सा ही नहीं था। प्रीति तो हमेशा सत्यम के सपना देख रही थी और यही सोचती थी कि सत्यम मान गया तो कोई और है ही नहीं जो शादी के अगेंस्ट जाता। सत्यम कार्तिक के पीछे पीछे आया। कार्तिक अपने घर आते ही लिविंग रूम में मौजूद चीज़ों को उठा उठाकर पटकने लगा। क्वेश्चन, सोफ़े के आसपास रखी हुई चीज़ें, सेंटर टेबल पर मौजूद शोपीस सभी ज़मीन पर गिरे हुए थे। क्या कह रहा है कार्तिक? सत्यम बोला। आप क्या कर रहे हो भाई? कार्तिक भी उल्टा उसी से पूछ बैठा। तू अपने दिल की बात मुझे बता। ठीक है सुनिए, मैं नहीं चाहता कि आप प्रीति से शादी करो। कार्तिक ने साफ साफ मना किया। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? सत्यम भी कैसे भूल जाता प्रीति को, वह भी प्रीति को चाहने लगा था। कारण यह है कि वो मेरी दोस्त है। सत्यम 2 कदम आगे आते हैं और कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, प्यार करता है उससे, तू शादी करना चाहता है उससे। कार्तिक पलटा और सत्यम की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में प्यार का नामो निशान नहीं था। इस वक्त सिर्फ अपने उसके आंखों में हैरानी थी। वह सत्यम से थोड़ा सा दूर होते हुए बोला, अगर मैं इस शादी के खिलाफ हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, इसलिए आप दोनों की शादी नहीं होने देना चाहता। नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्तिक ने अपने दोनों हाथों से क्रॉस करके ज़ोर से झटकते हुए कहा, वह हमेशा ही दोस्त रही है, बल्कि मेरे सभी रिश्तों से ऊपर रही है, और मैं नहीं चाहता कि कल को जब वह शादी करके इस घर में आ जाए तो एक भाभी बनकर रह जाए। सत्यम कुछ और समझते उससे पहले ही कार्तिक वहाँ से जा चुका था। एक एक करके बाकी घर वाले भी अपने घर आ गए थे। 1 घंटे पहले जहाँ खुशी का माहौल था, अब सब परेशान थे। कार्तिक अब इस बारे में बात तक नहीं करना चाहता था। बहुत हिम्मत करके प्रीति कार्तिक से मिलने कपूर हाउस आई। सत्यम ऑफिस गया हुआ था। घर के बाकी लोगों से देखकर बहुत खुश हुए। प्रीति दादी की तरफ देखकर बोली, कार्तिक कहाँ है? अभी ऑफिस से आया है, अपने कमरे में ही होगा। प्रीति कार्तिक के कमरे की ओर जाती है। कार्तिक इस वक्त नहाकर निकला था और अपने कपड़े पहन रहा था। प्रीति को देखते ही टी शर्ट को गले में डालकर, अपने बाजुओं को शर्ट में डालकर पहनते हुए वह प्रीति के नज़दीक आया। वह परेशान थी, ये बात कार्तिक उसके चेहरे को देखकर समझ सकता था। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ होगी, पर यकीन मान, तेरी भी भलाई इसी में है। कार्तिक बोला। प्रीति पता नहीं क्यों उसके खिलाफ बोल ही नहीं पा रही थी। बात बात पर उससे लड़ लिया करती थी, पर अब जब प्यार के लिए लड़ने की बारी आई तो उसका मुँह ही नहीं खुल रहा था। तुझे क्यों नहीं पसंद हम दोनों का रिश्ता? बहुत हिम्मत बटोर कर आखिरकार उसने कार्तिक से पूछ लिया। तो हमेशा ही दोस्त रही है और मैं इससे कोई रिश्ता नहीं चाहता, सिर्फ दोस्ती बस। और एक बात याद रखना, दोबारा भाई के गले वले लगने की ज़रूरत नहीं है। प्रीति अपनी गर्दन उठाकर कार्तिक को देखते हुए बोली, तू ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। देख, दिमाग नहीं ख़राब कर। हमारे रिश्ते में प्यार ज़रूर है, पर वह उस तरह वाला प्यार नहीं कि तू भी जानती है। बस मुझे तो भाभी के रूप में नहीं चाहिए, कार्तिक बोला और फिर अपना लैपटॉप हाथ में लेकर ऑफिस चला गया। उससे पहले पलटकर प्रीति को देखते हुए बोला, दोबारा भाई से दूर रहना। अब ना तू भाई से मिलेगी ना भाई तुझसे, समझी? प्रीति कुछ नहीं बोल पाई। कार्तिक आंख बंद करके गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और प्रीति के करीब आते हुए कहता है, तूने सुना ना मैंने क्या कहा? गले मिलना तो बहुत दूर की बात है, भाई के आसपास भी नहीं भटकना है तुझे, और नहीं भाई को अपने आसपास में रहने देना।
प्रीति बस हाँ में अपनी गर्दन हिला पाई, क्योंकि जिस गुस्से से कार्तिक इस वक्त बोल रहा था, प्रीति की भी बोलती बंद हो गई थी। वह कमरे से बाहर निकली और कॉरिडोर से सीढ़ी की तरफ बढ़ गई थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक कोने में खींचा। शायद सत्यम था। प्रीति झट से सत्यम से लिपट गई और उसके सीने में सर रखकर उसे अपने दोनों हाथों को पीठ पर रख दिया। क्या हुआ? सत्यम ने पूछा। कार्तिक नाराज है, प्रीति उदास होकर बोली। तुम्हारा ही दोस्त है, अब मनाओ उसे। प्रीति यूं ही सत्यम से चिपकी हुई अपने सर को ऊपर करके सत्यम को देखते हुए बोली, कैसे मनाऊं? कहता है आपके आसपास भी नहीं भटकना है और नहीं आपको अपने आसपास भटकने देना है। सत्यम मुस्कुराकर प्रीति के चेहरे को सहलाते हुए बोला, तो इस पर सेल्फी लेकर भेज दूं क्या? प्रीति अपने हाथों की मुट्ठी बांधकर सत्यम के सीने पर मारते हुए बोली, आप भी चिढ़ा रहे हो, आप बिल्कुल सीरियस नहीं हैं। ठीक हो जाएगा सब, मैं फिर से बात करूँगा। थोड़ा वक्त बाद कार्तिक कॉरिडोर से उतर के नीचे जा रहा था। प्रीति कार्तिक को देखते ही कहती है, मैं भी चाहती हूँ, नहीं तो फिर से चिल्लाएगा। सत्यम प्रीति को छोड़ देता है। प्रीति कार्तिक के पीछे नीचे आती है। तू कहाँ थी अब तक? उसे सीढ़ियों से उतरता देख कार्तिक उसके पास आकर बोला, ऐसे ही छत पर चली गई थी, कहकर प्रीति साइड से जैसे ही जाने को हुई, कार्तिक उसे कहता है, रुक। प्रीति रुक गई। कार्तिक उसके पास आया और उसके चारों तरफ घूमकर उसे सूंघने लगा। ये पुलिस वालों के कुत्ते की तरह क्यों मुझे सूंघ रहा है? तेरे कपड़े से भाई के परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है? और फिर कार्तिक का चेहरा सख्त हो गया। तू भाई से मिलने गई थी? कैसी बातें कर रहा है? वह वहाँ है अपने कमरे में। प्रीति ने साफ साफ झूठ कह दिया। भाई अपने कमरे में नहीं है। नहीं, मैं गई थी मिलने के लिए, वह अपना चेहरा छोटा करते हुए बोली। पर कमरे में नहीं थे तो मैंने उनकी थोड़ी सी परफ्यूम लगा ली। मुझे तेरी बात पर भरोसा नहीं, रुक मैं चेक करके आता हूँ, कहकर कार्तिक ऊपर की ओर गया। सत्यम, जो कि अब इस खंभे के पास खड़े उन दोनों की बात सुन रहा था, वह झट से छुप गया। कार्तिक सत्यम के कमरे में गया तो सच में सत्यम नहीं था। ये यकीन करने के बाद कि प्रीति सत्यम से नहीं मिली, कार्तिक वापस नीचे आ गया। यह सिलसिला पूरे 2 महीने चला। सत्यम और प्रीति छुप छुप कर मिला करते। ना उन्हें अपने घर वालों से डर था, ना ही मोहल्ले की चिंता। बस डर और चिंता सिर्फ कार्तिक की होती थी। सत्यम प्रीति से मिलने जाने से पहले अपना परफ्यूम तक चेंज कर चुका था। और फिर एक दिन प्रीति कार्तिक से मिलने पहुंची। तो पहली बार मेरे ऑफिस आई है ना? कार्तिक खुश होकर बोला। मैं भी सोच रही हूँ भाई का बिजनेस ज्वाइन कर लूँ। प्रीति ने कहा, मेरे साथ कम कर ले। नहीं, तुझसे ज़रूरी बात करने आई हूँ। मैं शादी करना चाहती हूँ। तू ऐसे अचानक? कार्तिक, शादी करेगा मुझसे? तू पागल हो गई है क्या? क्या हुआ? किसी और से शादी नहीं करने देगा? खुद शादी नहीं करेगा? ज़िंदगी भर ऐसे रहूँगी मैं? प्रीति, कार्तिक चिल्लाते हुए बोला और अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की की ओर बढ़ गया। प्रीति उसके पीछे गई, अपने दोनों हाथ आगे करते हुए बोली, मैं क्या लाई हूँ देख। कार्तिक प्रीति की तरफ पलटा। प्रीति ने अपने बंद हथेली को खोल दिया। उसके एक हथेली में सिंदूर का डिब्बा तो दूसरे में मंगलसूत्र था। इसके बगैर शादी नहीं होती कार्तिक, शादी कर ले मुझसे। प्रीति का गला भर गया था। प्रीति के हर दुख और सुख को समझने वाला कार्तिक अच्छी तरह से उसके मन को इस वक्त समझ रहा था। शायद वह बहुत परेशान थी। उसकी कांपती हुई आवाज़ और उसके चेहरे का मुरझायापन कार्तिक बखूबी समझ रहा था, बस स्वीकारना नहीं चाहता था। आगे क्या हुआ जानने के लिए और पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा।